हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक एंड आई होप कि बढ़िया ही होंगे। और सितंबर की शुरुआत हो चुकी है हमारी, और आज जो है एक बड़ी जंग शुरू करने वाले हैं हम लोग। जंग है बी फार्मा थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की। यूनिट पहली है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। फर्स्ट में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 1-2 यूनिट मैंने वहाँ कवर कराई थी। उसके बाद एग्ज़ाम्स नहीं होने थे तो हम लोगों ने वहाँ स्टॉप कर दिया था पढ़ाना। आज जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला लेक्चर लेके आया हूँ, स्टार्ट किया है सितंबर के साथ। कोशिश करेंगे ख़त्म के साथ यूनिट भी ख़त्म करें, और जल्दी ही कोशिश करूँगा क्योंकि इसकी यूनिट्स ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। सिर्फ शुरुआत के 3 लेक्चर 4 लेक्चर ज़्यादा बड़े हुआ करेंगे और बाकी 2-3 लेक्चर छोटे, तो 7-8 लेक्चर में कुल पूरी यूनिट हो जाया करेगी। कोशिश मैं अपनी यही करूँगा। अब बाकी तो भैया देखा जाएगा, समय थोड़ा सा कम रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमला अपना लेक्चर। तो मैं पहले ही एक सब्जेक्ट शुरू कर चुका हूँ, नहीं 2 सब्जेक्ट शुरू कर चुका हूँ, फार्माकोलॉजी सेकेंड और इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और फार्माकोलॉजी सेकेंड के भी 2-3 लेक्चर पढ़ डाले जा चुके हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा बेसिकली, क्योंकि वो इस समय अभी ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिनल तो भैया आप लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। और इस टॉपिक के बारे में आप लोग सब सुन के रखें, इसलिए बड़ा इंटरेस्ट से पढ़िएगा। मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, अब आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है, मुझे नहीं। दिस इज आवर कोर्स कंटेंट। पहला यूनिट हमें जो पढ़ना है उसमें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट पढ़ना है। तो पहले तो हिस्टामिन को जानेंगे। भैया किसी से लड़ना है तो पहले उसके बारे में जानो, तो कि उसके पास सेना कितनी बड़ी है। जैसे चाइना इस समय बड़ा उपद्रव कर रहा है, तो भैया जानो तो कि हाँ, चाइना के बारे में कि चाइना के पास ये हथियार है, ये फाइटर जेट है, ये प्लेन है, ये रॉकेट है, तब तो लड़ोगे उससे। बिना जाने अटैक कर डाला, बोले वो चाइना आया था तो चढ़ गया, पता चला भारी पड़ गया वो। तो पहले एंटी हिस्टामिनिक पढ़ने के लिए पहले हिस्टामिन पढ़ेंगे, उसके रिसेप्टर पढ़ेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी में, उस हिस्टामिन का बहुत डीप नॉलेज लेंगे। फिर हम लोग आएंगे अपने टॉपिक एंटी हिस्टामिनिक्स पे, ठीक है, जिसमें H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, इनके बारे में भी बहुत नॉलेज लेंगे। क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, सार भी पढ़ेंगे। सार तो भैया पढ़ना ही पढ़ना है। सार तो पहले ही मेडिसिनल फर्स्ट में ही बता दिया कि पढ़ना होता है तो होता है, अब उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जो हम लोग वहाँ पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने अगर मेरे साथ स्टडी की है तो वही यहाँ भी पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर लंबा हो जाएगा बहुत, शुरू करते हैं तेज़ी से। एंटी हिस्टामिन्स नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी ड्रग्स होंगी जो हिस्टामिन से काउंटर एक्ट करेंगे, और हिस्टामिन के रिलीज़ के बाद जो उसका जो भी ड्रामा होता है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ड्रामा मतलब थोड़ा सा हमारे लिए हार्मफुल। द एंटीजेंस आर प्रोटीन्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक डस्ट, pollen grains, etc. The stimulate antibody production in the body. The antibodies also known as immunoglobulins and are of 4 types: IgG, IgM। मीन्स हिस्टामिन जो है वो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है। 4 तरह की एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी अभी मैंने पढ़ी। और इन एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आता है, माने कोई भी आतंकवादी अगर देश में घुस आया है तो उस आतंकवादी को निपटाना है। इसका काम होता है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर बॉडी में आ गया है तो उसको निपटाना है। हिस्टामिन जो है वो हर बॉडी की हर सेल में पाया जाता है। बेसिकली ये स्टोर होते हैं मास्ट सेल में, बेसोफिल्स में, तो वहाँ से इनका रिलीज़ भी हमें पढ़ना है। स्टोरेज तो मैंने बता ही दिया, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उस स्टोरेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। हिस्टामिन के बारे में स्टार्ट करते हैं। आप बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस पोटेंशिएट द इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो इन्फ्लामेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून पहले बताया मैंने, और ये इम्यूनिटी ही तो है कि बाहर से कोई आए उससे लड़ो, इम्यूनिटी पावर। जैसे अभी कोरोना का काम चल रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी वो कोरोना से लड़ के सही हो जाएगा। तो वो इम्यूनिटी क्या है, वो इम्यूनिटी हिस्टामिन भी है एक छोटा सा पार्ट उसका। इट आल्सो रेगुलेट्स द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द गट एंड बिहेव एज न्यूरोट्रांसमीटर। मीन्स ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी बिहेव करता है। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट आर द ड्रग्स दैट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। और इन सबको एंटागोनाइज जो करता है, एंटागोनाइज मीन्स रोकना,
ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करके कोई काम नहीं करने देना। मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि कॉलेज में 65 स्टूडेंट्स की सीट थी बैचलर फार्मेसी की, जिसमें 25 स्टूडेंट ऐसे भर गए जो ना पढ़ते हैं और वो 25 बैठ गए, इसलिए अब नेक्स्ट 25 जो पढ़ने वाले थे वो नहीं आ पाए। दैट इज़ एंटागोनिस्ट। पहले भी पता हुआ है, एक छोटी सी ट्रिक मैंने बता दी आपको और अब और अच्छे से पता लग गया होगा। अब एक टर्म आता है ऑटोक्वाइट्स। हिस्टामीन्स जो होते हैं वो ऑटोक्वाइट्स होते हैं। ये आप कोलॉजी में भी पढ़ेंगे, कोलॉजी की यूनिट 3 यही बोलती है, यही हिस्टामीन वाली है। और ये आपको पता है मेडिसिनल कोलॉजी लगभग सेम चलता है हमारा, पिछले सेमेस्टर में भी लगभग सेम ही चला था। तो ऑटोक्वाइट्स होता गया, द टर्म ऑटोक्वाइट डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज ऑटा मीन्स सेल एंड एकॉस मीन्स केमिकल्स। ठीक है, दीज केमिकल्स आर रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ आवर बॉडी और एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी, सो कॉल्ड ऑटोक्वाइट्स। ठीक है, मीन्स केमिकल्स होते हैं, सेल्स से निकलते हैं, सेल में रहते हैं, तो ऑटोक्वाइट्स। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, बड़ा लेक्चर है, तो टाइम थोड़ा सा जल्दी पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ते जाइए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछेगा, या मेरा नंबर है 9140403649, तो वहाँ आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हिस्टामीन कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। हिस्ट मीन्स टिश्यू, पहले ऑटोक्वाइट्स पढ़ लिया, अब हिस्टामीन्स पे आते हैं। और अमीन मीन्स NH2, पहले से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब 9 से 10 से तो पढ़ते आ गए हैं। अमीन 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 भैया, ये है अमीन। हिस्टामीन इज इटसेल्फ एन ऑटोक्वाइड। हिस्टामीन खुद में एक ऑटोक्वाइड होता है। इट इज़ रिलीज इन बोथ एनिमल एंड प्लांट बॉडी, दोनों में होता है। एनिमल में भी, एनिमल माने हम और जानवर, एनिमल्स, और प्लांट माने तो जानते ही हैं आप लोग। द हिस्टामीन केमिकल्स वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द लंग्स एंड लीवर टिश्यू ऑफ द एनिमल्स। ये सारे नोट्स आप ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत इजी, बहुत डीप हैं। और आपको अगर मुझसे लेने हैं तो मेरा नंबर मैंने बता दिया, उस पर मैसेज करो, ग्रुप में ऐड करके मैं देता जाऊँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आइसोलेट किए गए थे लंग्स से और लीवर टिश्यू से, वो भी किसकी, एनिमल्स की। अब हिस्टामीन का केमिकल स्ट्रक्चर, हिस्टामीन 2,1-H इमिडाजोल, ये होता है एक तरह से। इथेनामीन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1911, मीन्स 1911 में। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। बर्गर और डेल के द्वारा ये पहले देखा गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। इट हैज़ वैसो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। हिस्टामीन इज़ अ लो मॉलिकुलर वेट अमीन सिंथेसाइज फ्रॉम एल-हिस्टिडीन से बनता है बॉडी के अंदर बाय हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसमें यूज़ होता है, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, क्योंकि कोई भी रिएक्शन विदाउट एंजाइम नहीं होती हमारे बॉडी के अंदर। इन मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स अलॉन्ग विथ हेपेरिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको पहले बताया था कि ये मास्ट सेल और बेसोफिल्स में होता है, एक स्टार्टिंग में इंट्रो देते टाइम। आफ्टर रिलीज ऑफ हिस्टामीन फ्रॉम मास्ट सेल इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फिजियोलॉजिक इफेक्ट। क्या क्या इसके फिजियोलॉजिक इफेक्ट होते हैं, एक शॉर्ट में पढ़ते हैं, बाकी डीप में अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा। डायलेट स्मॉल ब्लड वेसल्स, डायलेट करता है, डायलेशन करता है। प्रोड्यूस एडिमा, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन भी बढ़ा देता है, जिससे पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। क्योंकि कुछ गलत कर रहा होगा तभी तो इसको रोकना है, सही काम कर रहा होता तो नहीं रोकना होता। सही काम कर रहा होता तो ये यूनिट ना पढ़ रहे होते, इतनी मेहनत मुझे ना करनी पड़ रही होती, इतना लिख के लाना बुक्स। बहुत मैं इसके लिए 4 बुक्स को फॉलो किया हूँ, तब जाके एक लेक्चर बना के लाया हूँ, बहुत लंबा समय लग गया मुझे। और इसके बाद अब आपका है ये कि भैया मेरी मेहनत हो गई, अब आपकी मेहनत है, अब आप करो। ये बायोसिंथेसिस है, तो भैया बड़ी प्यारी बायोसिंथेसिस, मुझे बड़ा मज़ा आया। हिस्टामीन विच इज़ बायोसिंथेसाइज बाई डी कार्बोक्सिलेशन से होता है, तो एंजाइम कौन सा होगा, डी कार्बोक्सिलेज। और किससे बनता है, हिस्टिडीन से, तो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में CO2 निकलती है, CO2 निकल जाएगी। हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर याद कर लो केवल। हिस्टिडीन में क्या है, एक इमिडाजोलिन रिंग है जो आपको दिख रही होगी 2 नाइट्रोजन वाली, इससे एक इथाइलिन ब्रिज जुड़ा हुआ है, और इथाइलिन ब्रिज में एक NH2 है यानी अमीन लगा हुआ है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हिस्टिडीन क्या है, एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें अमीन भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, तो ये हिस्टिडीन में है। अब इसमें से हम COO यानी CO2 निकाल देंगे, तो ये बचेगा हमारा इथिलीन ब्रिज और NH2 अकेला, और ये हो जाएगा हिस्टामीन। इट इज़ ओनली अ अमीन डेरिवेटिव, नॉट अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें से एसिड ग्रुप निकल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो निकल गया। ठीक है, सिंपल सी बायोसिंथेसिस है, लिख लीजिएगा इसको।
The side chain beta CH2 group attached to fourth position of imidazole ring. Histamine is an achiral molecule. एक achiral molecule है, मीन्स अभी इसमें कोई भी कायरलिटी नहीं है, मीन्स ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करता है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है. हिस्टामिन इज इट एग्जिस्ट इन ट्रांस गोचे रोटामेरिक स्ट्रक्चर. इट्स ट्रांस रोटामेरिक पॉजेस अफिनिटी फॉर बोथ H1 एंड H2 दोनों के लिए होती है. रिसेप्टर्स विच वेयर एज इट्स गोचे जो फॉर्म होती है इसकी वो ओनली H3 के लिए होती है. 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, H1, H2, H3, H4. H4 बहुत कम होता है, बताऊँगा कौन का कहाँ रहना होता है सब कुछ. द कंसनट्रेशन ऑफ हिस्टामिन इन स्किन एंड म्यूकोसल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड टिश्यू adjacent to circulation is too high. Its concentration is also found high in mammalian cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid कहाँ होता है? ब्रेन में. ज़्यादातर जगह आ रहा है, पेट में भी था, हार्ट में भी था, ब्रेन में भी था. मैंने पहले बताया था हर जगह पाया जाता है, हर सेल में. हिस्टामिन एक लोकल हार्मोन भी बोल सकते हैं. सो देयर एक्शन ऑफ साइट ऑफ रिलीज, और जहाँ ये रिलीज़ होता है वहाँ अपना एक्शन देता है. इसके कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन यहाँ भी लिखे हुए हैं, 2-3 अगर वहाँ से हट के हों तो यहाँ भी लिख लीजिएगा. अब डीप में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है. फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, ये इसमें से जो यहाँ 3, 2, 5, 3, 8 फिजियोलॉजिकल रोल दिए हैं इसके, ये करता है. अब इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा ख़राब. पहला है इम्यूनो सप्रेशन, दूसरा पेन, तीसरा इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, चौथा डायरेक्ट वेसोडाइलेशन, पाँचवा एक्सोन रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन, पाँचवा ब्रोंकोस्पाज्म, छठवां ब्रोंकोस्पाज्म, सातवां ब्रोंकियल सिक्रेशन, आठवां गैस्ट्रिक सिक्रेशन. ये कुल 8 हैं. अब इनको एक एक लाइन 2-2 लाइन लिख लो इनके बारे में, बहुत हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर पूछा जाता है. चलिए, पहला है हिस्टामिन एक्टिवेट्स द, पहले पेन से स्टार्ट करेंगे हम लोग. इस साइकिल में स्टार्ट करेंगे पेन से, मेरे राइट से, ठीक है. Histamine activates the lipoproteins and prostaglandins molecules and which causes the pain in our body, जिससे पेन कॉज करता है. और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि पेन हो, तो ये इसका अच्छा रोल हुआ या ख़राब. आपको पेन होगा तो वो आपको अच्छा लगेगा, बुरा जस्टिफाई है, बुरा ही लगेगा. दैट इज़ ये इसका ये बुरा सा इफेक्ट है. दूसरा, ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन मैकेनिज्म causes histamine increase the vascular permeability, so the WBC molecules, the basophils, neutrophils can easily migrate toward the infected site and cause the inflammation. कभी आपको मच्छर काट लेता है तो वहाँ वो जो जगह होती है वो इन्फ्लामेट हो जाती है, सूज जाती है, जैसे बोलते हैं हम लोग बुंदेलखंडी में, सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है. तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों आती है सूजन, तो वो हिस्टामिन की वजह से आती है, ठीक है. तो एक मतलब लिमिट तक तो अगर ये हो, सूजन हो, जैसे मान लो मच्छर ने काटा, हल्की से सूजन हो, ओके, नो प्रॉब्लम, हल्का सा फुंसी फोड़ा है, सही हो जाएगा. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये भी हिस्टामिन का बुरा, माने बुरा और अच्छा दोनों हैं. ये है अच्छा ही क्योंकि इसी के द्वारा WBC पहुँचती हैं, पहले मैंने लिखा हुआ है और ये लिख लीजिएगा आप. तीसरा, when histamine is released in our body, blood मतलब our blood, sorry body नहीं, then it causes the vasodilation due to increase in the lumen size of the blood vessels. The blood pressure is reduced, cause hypotension. 2 टॉपिक हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन. हाइपरटेंशन आपको अभी कोलॉजी में पढ़ना है, मैं 1-2 दिन में लेक्चर डालने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी तो पहले CHF ही पढ़ेंगे फिर डालेंगे भैया. तो हाइपरटेंशन मीन्स ज़्यादा हो जाना, टेंशन मीन्स तनाव, और हाइपर मीन्स ज़्यादा, और हाइपो मीन्स कम, और टेंशन मीन्स तनाव, बहुत ज़्यादा कम हो जाना. मीन्स मान लीजिए आप घर में पाइप यूज़ कर रहे थे, पानी तो भैया सबके यहाँ आता है, पाइप यूज़ कर रहे थे 2 इंच का, तो अच्छा खासा प्रेशर आ रहा था, बढ़िया, कोई बात नहीं. वहीं आपने हटा के 2 की जगह 7 इंच का ठोक दिया, अब क्या हुआ, बहुत स्लो आ रहा है, बहुत धीमे धीमे. हाइपोटेंशन यही होता है. ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है, बढ़ा कर देता है उनका एरिया, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और जो कहलाता है हाइपोटेंशन. और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन पढ़ाऊँगा कोलॉजी में. By the release of histamine, the reflex action of axon is vasodilated, so the nerve conduction is reduced. ठीक है. वैसे ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा था वो अच्छा था, बुरा था? आप चाहेंगे आपका BP कम हो, चक्कर आएँ, घूम के गिरें, आप हाथ हिला नहीं पाएँ, अपने आप हिलने लगे, ख़राब है, ठीक है.
खुद ही आ गया। बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामिन द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ एक्सॉन इज वैसोडाइलेटेड सो द नर्व कंडक्शन इज रिड्यूस। मतलब हिस्टामिन के रिलीज से क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है एक्सॉन के अंदर, तो वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन क्या होता है, नर्व कंडक्शन रिड्यूस हो जाता है। मीन्स मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको समझ आया 3 मिनट बाद, अच्छा है या ख़राब है, ख़राब है, तभी ये तो पढ़ रहे हैं, इतने इसके खराबियां हैं, तभी तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हेन हिस्टामिन इज रिलीज इनटू द ब्रोंकाई मसल इट कॉज द ब्रोंकोस्पाज्म विच मेन लीड्स टू द अस्थमा। और ये कई बार अस्थमा का कॉज करता है। आपने देखा होगा जिन्हें एलर्जी होती है उनको क्या है, ज़रा सा पानी बरस जाए वो तुरंत ही उन्हें सर्दी हो जाती है, तुरंत जुकाम हो जाता है, वो भी हिस्टामिन की वजह से। तो उन्हें भी यही ड्रग्स दी जाती हैं एंटी हिस्टामिनिक्स, जिसमें सिट्राजिन बेसिकली दी जाती है, टेनिटिडीन भी दी जाती है, और भी बहुत सारी हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग सारी पढ़ेंगे, अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं पहले। नेक्स्ट इज सातवां, ड्यू टू हिस्टामिन द गैस्ट्रिक रिलीज इंक्रीज और HCl रिलीज। हिस्टामिन की वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक जो रिलीज़ है वो बढ़ जाता है, तो HCl भी बढ़ जाएगा। HCl बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी या अल्सर्स हो जाएंगे। अब आप चाहेंगे आपको एसिडिटी हो, नहीं ना, तो ये भी बुरा है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ऑर्डर मेरी प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ जो ऑर्डर बना हुआ है ऊपर डायग्राम में वो बनाइएगा, उससे समझ में आएगा, और फिर ये 2-2 4-4 लाइनें लिखिएगा जिससे पूरा याद हो जाएगा एक सही तरीका। तो वहाँ के ऑर्डर के हिसाब से ये 7-6 कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया था। नेक्स्ट इज व्हेन हिस्टामिन रिलीज एंड बाइंड विद द ब्रोंकाई मसल देन ब्रोंकियल सेक्रीशन इज इंक्रीज। ऊपर भी वही था ब्रोंकोस्पाज्म वाले में, तो ब्रोंकी मसल्स से क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ कफ इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब उनकी नोज़ रनिंग होने लगती है, आपने देखा है बहुत जल्दी जिन्हें एलर्जी होती है। तो बस वही सब है ये भी, तो ये भी ख़राब है। आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो ये भी ख़राब है। नेक्स्ट इज़ मोर रिलीज ऑफ हिस्टामिन कॉज इम्यूनोसप्रेशन। और ज़्यादा जब ये हो जाता है इसका रिलीज़ हिस्टामिन का, तो वो इम्यूनोसप्रेशन कॉज कर देता है। बस इतना पढ़ लो। चलो भैया, फिजियोलॉजिक रोल ख़त्म हुआ है, इतना लिख लेना, बहुत है, 1.5-2 पेज हो गया। एक चार्ट बनाएंगे आप आधे पेज में, और 1 पेज ये हो गया ख़त्म। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन। नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, एक इमिडाजोलिन रिंग है, पहले मैंने बताया था, एक इथाइलिन है, एक ईथेन है मतलब, और एक NH2 है, अमीनो ग्रुप है। तो इसका नाम रख सकते हैं बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलअमीन। और भी बहुत सारे नाम हैं, एक मैंने बेसिक बता दिया क्योंकि ये आसान है। और हिस्टामिन इज़ एन अकायरल मॉलिक्यूल, तो हिस्टामिन एग्जिस्ट एज अ टॉटोमर फॉर्म में होता है। अब ये टॉटोमर क्या है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, और उनसे पहले वाले सेमेस्टर्स में भी, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, मतलब आ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज़ देखिए, 2 टॉटोमेरिक फॉर्म बता रहा हूँ मैं। टॉटोमर एक इस तरह की फॉर्म होता है कि एक बार हमारे पास कोई चीज़ है और दूसरी बार तुम्हारे पास, वी बोथ आर टॉटोमर्स, इस तरह से मान लो। बस छोटा सा एक बता दिया, सही नहीं, डेफिनेशन नहीं है ये, केवल एक एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ एंटी टॉटोमर एक टो वाला बनाया हुआ है, एक नाइट्रोजन को यहाँ बोलते हैं टो और दूसरे को बोलते हैं ट्रॉस। ये स्टीरियो केमिस्ट्री है इसकी, जहाँ हम लोगों ने एक तरफ लिया हुआ है इस वाले नाइट्रोजन पे और दूसरी तरफ लिया हुआ है उस वाले नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, उस दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री लिखी हुई है, छोटी सी है, बट एट लास्ट इन्हीं दोनों से ट्रांस और गौचे बनेगा। और ऊपर मैंने पढ़ाया था ट्रांस और गौचे क्या है। ट्रांस जो है उसके पास H1 और H4 की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, और गौचे के पास H1 की होती है केवल। तो ये भैया हमें ध्यान देना पड़ेगा ना कि जो इस गौचे वाली फॉर्म में होगा वो केवल H1 से ही बाइंड करेगा, जो ट्रांस फॉर्म में होगा वो H1 से भी बाइंड करेगा, H2 से भी बाइंड करेगा, कुछ H3 से भी बाइंड कर लेगा। तो इसीलिए स्टीरियो केमिस्ट्री ज़रूरी है, और इसीलिए मैं लेके आया हूँ इसको। छोटा सा आप बना के लिख लीजिएगा, ज़्यादा स्टीरियो केमिस्ट्री समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दिस इंडिकेट दैट थ्रो दो हिस्टामिन अकायरल एंड हिस्टामिन रिसेप्टर स्टीरियो सेलेक्टिव। मीन इससे हमें एक चीज़ पता लग जाती है कि ये रिसेप्टर स्टीरियो सेलेक्टिव है, मीन्स स्टीरियो केमिस्ट्री के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। और हिस्टामिन एक अकायरल मॉलिक्यूल है, जहाँ पर कहीं भी कायरल नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, ठीक है। बायोसिंथेसिस पहले ही बताया था, वही की वही लिखी हुई है फिर से।
तो लेकिन इसका थोड़ा सा मैटर यहाँ लिखा हुआ है। हिस्टामिन इज सिंथेसाइड इन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिलस। ठीक है, ये यहाँ बनता है, मैंने पहले बताया था यहीं स्टोर रहता है तो यहीं बनता होगा। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल मैमेलियन टिश्यू इन कंसंट्रेशन रेंजिंग, कहीं कम पाया जाएगा कहीं ज़्यादा, लेकिन पाया हर सेल में जाएगा। पहले बताया था 1 to more than 100 माइक्रोग्राम पर ग्राम, मीन्स इतनी कंसंट्रेशन होती है उसकी। दिस सब्सटेंस प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन स्किन, ब्रोंकियल म्यूकोसा और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इस जगह होती है। और ज़्यादा हाइयर कंसंट्रेशन में कहाँ होती है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कहाँ होता है यार, पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ा है, सॉरी पिछले में नहीं पढ़ा है, HAP में भी पढ़ा है आपने। ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे कहाँ होता है। नेक्स्ट इज देन इन प्लाज्मा एंड अदर बॉडी फ्लूइड, और कहाँ की? प्लाज्मा में और अदर बॉडी फ्लूइड में। तो प्लाज्मा में तो पाया जाएगा, तभी तो WBC के लिए इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज एंड रिलीज़ की। थोड़ी सी स्टोरेज है, सिंथेसाइज होता है मास्ट सेल्स में ही और वहीं से रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होता है एक्सोसाइटोसिस से मेनली इन रिस्पॉन्स टू हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी भी कई बार कॉज कर देता है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम हैं, आगे इसका स्टोरेज मैं अच्छे से बताऊँगा आपको। ये देखिए यहाँ रहा है इसका, सॉरी स्टोरेज नहीं, रिलीज़ बोला था मैंने, स्टोरेज तो मास्ट सेल में ही होता है। कैसे होता है वो यहाँ बताता हूँ कि रिलीज़ जो होता है ये पाया जाता है बेसिकली इन नॉर्मल कंडीशन। हिस्टामिन्स आर स्टोर इन द मास्ट सेल में होता है, एंड वेसोफिल्स में होता है, इनसाइड द वेसिकल्स के अंदर। आपने पिछले सेमेस्टर में भी देखा था प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाते थे जब हम लोग, तो वहाँ वेसिकल्स बनाते थे, वहाँ स्टोर रहता था। क्या क्या थे वहाँ? नॉरएपिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक मेनली मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, मेरे खुद के लेक्चर पढ़े हैं। अगर मान लो आपको ज़रूरत पड़े कभी उनको देखने की तो देख लीजिएगा। ऐसे तो आप प्रमोट हो गए भैया, सरकार ने खैरात में नंबर दे दिए। तो कहाँ थे हम लोग? इनसाइड द वेसिकल्स। और फर्दर स्टडी मीन्स जब हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं और डीप स्टडी करते हैं, वी फाउंड दैट हिस्टामिन्स आर नॉट इन फ्री फॉर्म, मीन्स फ्री फॉर्म में नहीं होता। अगर फ्री फॉर्म में होते तो तुरंत के तुरंत रिलीज़ होते चले जाते, उन्हें इतने आसान नहीं होता स्टोर करना। अगर मान लो आप जब बच्चे थे, छोटे थे, आज तो ठीक है समझदार हो गए, तब अगर आप पे ऊपर से डंडा नहीं किया जा सकता टीचर का और माता पिता का या गार्जियंस का, तो आप लोग क्या होते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते। किसी का नहीं लगता था, मेरा भी नहीं लगता था मन। ठीक है, थोड़ा बहुत भले ही लगता था मेरा, क्योंकि मुझे और कोई काम ही नहीं था। अब आज भी यही है, लेकिन आज काम बहुत है, मन आज भी लगता है लेकिन काम बहुत है। ठीक है, तो इन फ्री फॉर्म इन वेसिकल्स इट एक्चुअली फॉर्म आयनिक कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टामिन प्रोटीन, मीन्स ये एक प्रोटीन के साथ हेपेरिन प्रोटीन, सॉरी हिस्टामिन नहीं, हेपेरिन प्रोटीन के साथ आयनिक कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। और जब कैल्शियम आता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, कैल्शियम आता है तो बॉडी इन एनी पार्ट ऑफ द सॉल, किसी भी सेल के पार्ट में, देन दिस आयनिक फोर्स कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट, क्योंकि बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। तो कैल्शियम के आने से ही, मैंने ऊपर डायग्राम भी बनाया हुआ है, एंट्रेंस ऑफ कैल्शियम आयन डैश डैश करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है। इस बॉन्ड के टूटने से क्या होगा कि हिस्टामिन रिलीज़ हो जाएगा जैसे ही फ्री। यानी अगर बचपन में आपके माता पिता ने ध्यान नहीं दे पाया तो आपने तुरंत पढ़ाई छोड़ी और कहीं और बिद गए फालतू खेलने कूदने में। ठीक है, ये देखिए हिस्टामिन का एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है। अब भैया ये समझाने लायक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो या वीडियो पॉज करके लिख लो, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, H1 H2 H3 H4, H4 पाया जाता है हेमेटोपोइटिक सेल में, H3 पाया जाता है CNS में, H2 पाया जाता है डिफरेंट टिश्यूज़ और गैस्ट्रिक सेल्स में, H1 पाया जाता है स्मूथ मसल में और GIT में, एपिथेलियल, एंडोथेलियल, T सेल्स, B सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, हेपेटोसाइट, और इनके फंक्शंस भी देख लो कि जहाँ पाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन होगा। ठीक है, ये देखिए ये मैंने थोड़ा डीप बना दिया इसका कि H1 रिसेप्टर लोकलाइजेशन, H2 रिसेप्टर लोकलाइजेशन, उनका मॉलिकुलर मास, उनका जनरल कैरेक्टर्स। तो भैया सारे हिस्टामिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो GPCR होते हैं। ये GPAT में क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली हिस्टामिन रिसेप्टर्स आर, अब वहाँ लिख देगा वो आयनिक टाइप रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर, GPCR रिसेप्टर और एट्सेट्रा, एक दो और दे देगा मान लो, तो आपको सही लगाना है GPCR। ठीक है, फिर वो लोकलाइजेशन और डीप अगर जाएगा तो कि H1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, H2 कहाँ पाया जाता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप GPAT प्रोफेशन कर रहे हैं तो।
स्ट्रक्चर्स तो भैया पहला वाला लार्ज होता है, दूसरा वाला उसी तरह से आप देख लीजिए, आराम से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज़ मैकेनिज़्म, तो भैया GPCR की क्या मैकेनिज़्म होती है आपको पता है, वही मैकेनिज़्म फिट कर दो यहाँ भी एक तरह से, थोड़ा बहुत 19-20 करके ठोक ठाक के। अब टर्मिनेशन ऑफ हिस्टामीन एक्शन, कि हिस्टामीन का एक्शन हुआ तो उसका टर्मिनेशन कैसे होता, तो 3 तरीके होते हैं। पहला सेलुलर रीअपटेक, अपटेक हो जाना। दूसरा डिसेंसिटाइजेशन ऑफ सेल, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स का डिक्रीज़ हो जाना, या रिसेप्टर इनएक्टिविटी, या रिसेप्टर का इनएक्टिव हो जाना, तो वो बाइंड ही नहीं करेगा, बाइंड करेगा तो भी वो एक्शन नहीं देगा, जिसमें हम लोग एंटागोनिस्ट का बोल सकते हैं। एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर डीएक्टिवेशन नहीं तो करता है। नेक्स्ट इज़ एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये 3 तरीके हैं। अब एंजाइमेटिक वाले को मैं यहाँ बता रहा हूँ। एंजाइमेटिक का दूसरा नाम है मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसी रिएक्शन होती है। देखिए 2-3 लेक्चर्स का एक ही लेक्चर में लेके आया हूँ। मान लो इंट्रो लेके आता, फिर उसका बायोसिंथेसिस भी पहले में मान लो बता देता मैं, फिर दूसरे में रिलीज स्टोरेज लेके आता, तीसरे में फिजियोलॉजिक फंक्शन लेके आता, तो ये 4-5 लेक्चर हो जाते। लेकिन मैंने एक ही में कंप्लीट किया, इसलिए बहुत बड़ा हो रहा है। मैं भी मान रहा हूँ 25 मिनट का हो गया, लेकिन आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते चलिए, जैसे बढ़ रहे हैं मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से बनाऊँगा। तो अब कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म एक ऐसी रिएक्शन होती है, बेसिकली आप लोग रिएक्शन डेफिनेशन लिख सकते हैं। बेसिकली मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इज़ एन रिएक्शन इन विच द केमिकल विल बी डीएक्टिवेटेड बाय सम केमिकल रिएक्शंस। बस इतना है, इतना लिख लो आराम से। अब हिस्टामीन जो है वो 2 तरह से किया जाता है। शाम आपने पिछले एड्रीनलिन वाले की बात करता हूँ, वो बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने मैकेनिज़्म। वहाँ क्या था, कॉम्ट था और माओ था। माओ का फुल फॉर्म था मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जो ऑक्सीडाइज कर रहा था, वहाँ वही माओ यहाँ भी है। और दूसरा कॉम्ट था, तो कॉम्ट की जगह यहाँ साम है। कॉम्ट माने कैटेकॉल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि वो कैटेकॉल रिंग थी, लेकिन यहाँ कैटेकॉल रिंग तो है नहीं, यहाँ कौन सी है, इमिडाजोल है, तो कैटेकॉल नहीं होगा, लेकिन होगा उसी तरह का कुछ मेथाइल ट्रांसफरेज यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ एंजाइम है, HMT है यहाँ, सॉरी, हिस्टामीन मेथाइल ट्रांसफरेज है, और दूसरी तरफ है माओ। ये दोनों एंजाइम काम करेंगे। तो HMT क्या करेगा, हाइड्रोजन उड़ा के CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगाएगा, और माओ क्या करेगा, अमीन वाले ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके एसिड में बदल देगा, ठीक है। फिर इन पे पहले अगर वहाँ क्या था, पहले कॉम्ट काम करता था तो फिर माओ काम करता था, फिर अगर पहले माओ काम करता था तो फिर कॉम्ट करता था, इसी तरह का था ना। तो यहाँ भी वही होगा, पहले HMT ने काम किया तो फिर माओ काम करके ऑक्सीडाइज कर देगा, और यहाँ अगर पहले माओ ने काम किया तो बाद में PRT आएगा, वो PRT काम करेगा। अब इनका फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आराम से, नीचे लिखे हुए हैं सबके, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इस मेटाबॉलिज्म के पूरे साइकिल को बना लीजिए, और बड़ा साइकिल भी है, तो मैं मेटाबॉलिज्म का एक और अच्छा बड़ा साइकिल लेके आ सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली इतना तो बना ही लो, एक छोटा सा, कि अगर इतना याद कर लिया तो भी चल जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो मैं एक और साइकिल आप लोगों को अगर हो सकेगा तो पढ़ाऊँगा, वरना नोट्स में दे दूँगा। नोट्स के लिए मेरा नंबर है 9140403649, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। तो देखिए, साम S एडिनोसाइल मिथायोनिन, SAH S एडिनोसाइन मिथोइनिन था, होमोसाइटोसिन हो गया। नेक्स्ट HMT हिस्टामीन N मेथाइल ट्रांसफरेज, माओ मोनोमाइन ऑक्सीडेज, डाओ डाईअमीन ऑक्सीडेज, ALDDH एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अरे यार PRT का मैं लिखना भूल गया हूँ। तो ये होता है, ये भी ट्रांसफरेज ही होता है, ठीक है। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए भैया हमारे चैनल को, ऐसे ही लेक्चर चाहिए हैं। तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया 28 मिनट, मुझे भी बोलते बोलते थकावट हो गई। कमेंट करिए अगर इसके बाद कोई क्वेरी रह गई हो तो। नंबर हमने बहुत बार बता दिया, वही लिखा हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए, नोट और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो, और सीधा आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। शेयर करिए अपने दोस्तों से, तभी भैया मेरा मन भी होगा कि हाँ वेवर्स पढ़ रहे हैं, लोग इसको देख के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं पढ़ाऊँगा, वरना ठीक है। और लाइक ज़रूर करिए, अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हो गया आज का काम।